प्राचीन भारत के राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य में चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म एक महत्वपूर्ण घटना थी। लगभग 340 ईसा पूर्व भारत के उत्तर पश्चिम में चंद्रगुप्त का जन्म हुआ, लेकिन उनका प्रारंभिक जीवन एक साधारण प्रारंभ से भरा था। उन्हें एक सामान्य परिवार से होने की बात की जाती है, परंतु कुछ इतिहासकार उन्हें मौर्य जनजाति से जोड़ते हैं, जिससे उनके जीवन की जड़ों का पता चलता है। उनके बचपन की कहानियां अक्सर रहस्यमय होती हैं, लेकिन कहा जाता है कि वे एक साधारण बालक थे, जिनके भाग्य का मोड़ तब आया जब चाणक्य ने उन्हें गोद लिया। चाणक्य, एक प्रख्यात आचार्य और रणनीतिकार, चंद्रगुप्त की प्रतिभा को पहचानते हुए उनकी शिक्षा में जुट गए। नंदवंश के अत्याचार ने चाणक्य को आक्रोशित किया, जिसने उन्हें सम्राट धनानंद के खिलाफ विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिखाया कि नंद साम्राज्य के विरुद्ध एक सशक्त सेना तैयार करना ही उनके उद्देश्य को पूरा करेगा। इस शिक्षा के दौरान चंद्रगुप्त ने न केवल युद्ध कौशल सीखा, बल्कि उन्होंने अपनी सफलता की रणनीति को भी समझा। जैसे जैसे समय बीतता गया, चंद्रगुप्त ने चाणक्य के मार्गदर्शन में एक शक्तिशाली और कुशल सेना बनाना प्रारंभ किया। इस दौरान वे अनेक बाधाओं का सामना करते रहे, लेकिन उनका धैर्य और संघर्ष का संकल्प उन्हें कभी विचलित नहीं कर सका। अंततः एक निर्णायक क्षण आया जब चंद्रगुप्त ने नंदवंश के खिलाफ युद्ध किया। यह युद्ध उनकी वीरता और चाणक्य की रणनीतियों का ज्वलंत उदाहरण बन गया। हर मोड़ पर संघर्ष करते हुए उन्होंने अपनी सेना को संगठित रूप से अग्रसर किया। यह युद्ध न केवल चंद्रगुप्त के लिए, बल्कि भारत के इतिहास के लिए भी एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। उन्होंने नंदवंश को पराजित कर मगध साम्राज्य पर अधिकार कर लिया। उनके प्रयासों और चाणक्य की सामरिक चातुर्य ने उन्हें एक सफल शासक के रूप में स्थापित किया। इस तरह चंद्रगुप्त मौर्य ने न केवल मगध की बागडोर संभाली, बल्कि वे एक नए युग के प्रवर्तक बन गए, जिसने भारत के राजनीतिक और सामाजिक संरचना को नई दिशा दी। उनकी कहानी आगे बढ़ने वाली थी, लेकिन इस प्रारंभिक जीवन के संघर्षों ने उन्हें वह आधार प्रदान किया जो आगे चलकर उन्हें एक महान नेता और सम्राट बनाने में सहायक रहा। चंद्रगुप्त मौर्य की यात्रा केवल एक साम्राज्य की स्थापना की नहीं थी, बल्कि भारतीय इतिहास की धारा को बदलने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने केवल मगध पर राज नहीं किया, बल्कि एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी, जो अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण भारत तक फैला हुआ था। यह साम्राज्य समृद्धि, शक्ति और प्रभाव का प्रतीक था। उन्होंने अपने समय के सबसे फॉर्मिडेबल शासकों में से एक बनने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। सिकंदर के उत्तराधिकारियों के लिए चंद्रगुप्त की राह इतनी आसान नहीं थी। जब सेल्यूकस निकेटर ने भारत पर आक्रमण किया, तो चंद्रगुप्त ने अपनी रणनीतिकता और साहस का परिचय दिया। उन्होंने युद्ध में सेल्यूकस को हराया और इस आयोजन ने उन्हें महत्वपूर्ण जागीरें दिलाईं। इस संधि के बाद उनकी बेटी हेलेना से विवाह ने न केवल दोनों साम्राज्यों के बीच की दूरी को मिटाया, बल्कि सांस्कृतिक संबंधों को भी मजबूत किया। प्रशासनिक दृष्टि से चंद्रगुप्त ने एक केंद्रीकृत और संगठित शासन प्रणाली लागू की। उनकी इस दृष्टिकोण ने साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में संतुलन बनाए रखा। मेगास्थनीज, जो एक प्रसिद्ध यूनानी राजदूत थे, ने अपनी पुस्तक इंडिका में इस मौर्य साम्राज्य की समृद्धि और संगठित शासन का सुंदर चित्रण किया है। यह दर्शाता है कि कैसे चंद्रगुप्त ने प्रशासनिक ढांचे में कड़े नियम और नीतियां स्थापित की। साम्राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चंद्रगुप्त ने एक प्रभावी जासूस प्रणाली, जिसे स्पाइस नेटवर्क कहा जाता था, का संचालन किया। यह प्रणाली न केवल विभिन्न क्षेत्रों में सूचनाओं का संकलन करती थी, बल्कि साम्राज्य के भीतर असंतोष को भी नियंत्रित करती थी। यह संगठनात्मक क्षमता साम्राज्य की स्थिरता और सुरक्षा के लिए अत्यावश्यक थी। पाटलिपुत्र, जो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, एक अद्भुत नजारा प्रस्तुत करती थी। वहां के किसान और व्यापारी साम्राज्य की समृद्धि का प्रतीक थे। न्यायप्रिय और संगठित शासन ने कृषि और वाणिज्य को विकसित किया। समृद्ध बाजार और विस्तृत सड़कें इस बात का प्रमाण थीं कि चंद्रगुप्त का शासन किस प्रकार भारत को एक सशक्त साम्राज्य में परिवर्तित कर रहा था। चंद्रगुप्त का शासन न केवल सशक्त था, बल्कि उसने विभिन्न सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टियों से भी भारतीय उपमहाद्वीप में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। उनकी योजनाएं और नीतियां आज भी प्रशासनिक विकास का प्रेरणा स्रोत हैं। मौर्य साम्राज्य की सफलता के पीछे उनके दूरदर्शी दृष्टिकोण को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जैसे जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन का अंतिम समय निकट आ रहा था, उसने अपना ध्यान जैन धर्म की ओर मोड़ लिया।
शक्तिशाली साम्राज्य के शासक के रूप में अनगिनत विवादों और युद्धों का सामना करने के बाद उसने निर्णय लिया कि अब वह शांति और ध्यान की ओर बढ़ेगा। जैन मुनि भद्रबाहु के संपर्क में आकर उसने उनसे दीक्षा ली और एक नई जीवन पद्धति को अपनाने का साहस किया। यह परिवर्तन केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी था, जिसने उसे सिर्फ एक शासक के रूप में नहीं बल्कि एक साधक के रूप में भी स्थापित किया। चंद्रगुप्त ने अपने सिंहासन को त्याग दिया और कर्नाटक के श्रवणबेलगोला पहुंच गए, जो जैन धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र है। वहां वह साधारण जीवन जीने लगे, अपने पूर्व जन्म के सभी सांसारिक भौतिक सुख सुविधाओं को पीछे छोड़कर। जैन मान्यताओं के अनुसार उन्होंने संलेखना की प्रथा को अपनाया। यह एक गहन उद्यम था जिसमें व्यक्ति उपवास के माध्यम से अपने शरीर को समाप्त करता है। इस प्रक्रिया में उन्होंने अपने समस्त पापों को समाप्त कर दिया और अंततः मोक्ष प्राप्त किया। उनकी यह जिज्ञासा जीवन और मृत्यु के रहस्यों की खोज की ओर ले गई। चंद्रगुप्त की विरासत आज भी भारतीय इतिहास में जीवित है। उन्होंने जो पहला एकीकृत साम्राज्य स्थापित किया वह भारत के लिए एक मील का पत्थर था। उनके पौत्र अशोक ने इस साम्राज्य को और भी फैलाया और साम्राज्य के दौर को एक नई दिशा दी। अशोक ने बुद्धिज्म को फैलाने का कार्य किया, जिसने समस्त एशियाई महाद्वीप पर गहन प्रभाव डाला। चंद्रगुप्त का शासनकाल एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में जाना जाता है, जिसे समस्त भारत के इतिहास में सराहा जाता है। इस अनुभव से यह स्पष्ट होता है कि चंद्रगुप्त न केवल एक महान शासक थे, बल्कि उन्होंने भारत को एक नई पहचान दी। उनकी कहानी साहस, रणनीति और त्याग की प्रेरणादायक गाथा है। यद्यपि उन्होंने भौतिक साम्राज्य स्थापित किया, लेकिन उनका वास्तविक योगदान आत्मिक और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में है, जो आज भी लोगों को प्रेरित करता है। उनकी लीला का समापन एक अध्याय के अंत के समान है, लेकिन उनका प्रभाव और दृष्टिकोण सदियों से जीवित है।